नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बल के बारे में। बल क्या है? हम दोस्तों कक्षा 11 के जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें 5th चैप्टर में चल रहे हैं। उसमें आज के इस वीडियो में हम बल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बल होता क्या है, बल के मात्रक विमाएं देखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में कुछ अन्य प्रकार के जो बल होते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं बल को। बल है क्या? देखिए दोस्तों, हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि खींचने तथा धक्का लगाने को बल कहते हैं। अब हम कक्षा 11 में इसका अध्ययन कर रहे हैं कि बल होता क्या है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कि ऐसा कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दें बल कहलाता है। ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी कि ऐसा कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दें, बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु पर बल तो लगता है लेकिन न तो उसकी स्थिति बदलती है न ही उसकी गति बदलती है। ऐसी सिचुएशंस भी होती है। बट जो हमने गति के नियम पढ़े उसमें जो पहला नियम पढ़ा, जड़त्व का नियम, कि हमने ये पढ़ा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब बल नहीं लग रहा है, तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो बल एक ऐसा कारक होता है दोस्तों जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो ऐसा कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दें, अवस्था का मतलब है कि वो जो स्थिति या गति की, यहां पर अवस्था का मतलब है स्थिति या गति, अर्थात ऐसा कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दें या परिवर्तन का प्रयास करें, बल कहलाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, सुन लेंगे दोस्तों, कि एक ऐसा कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दें, हम उसको बल कह रहे हैं। या हम उसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दें या करने का प्रयास करें, तो उसको हम बल कहेंगे दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में बल की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसके बाद में हम दोस्तों कुछ स्थितियां की जो बल है वो क्या कर सकता है। तो बल दोस्तों किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गतिमान बना सकता है, अर्थात विराम वस्तु की स्थिति में बदलाव कर सकता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो वो उसको विराम अवस्था में ला सकता है या वेग में वृद्धि कर सकता है। यदि गति कर रही है तो विराम में ला सकता है या उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है, वेग में वृद्धि कर सकता है या कमी भी कर सकता है। फिर क्या है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है और निश्चित दिशा में गति कर रही है, तो उसकी दिशा में बदलाव कर सकता है।
तो गति की जो दिशा है उसमें बदलाव करने वाला जो कारक होता है वो होता है बल। तो मैं यहां पर आप लोगों को एक एक बात स्पष्ट कर रहा हूं। बल से विराम अवस्था वाली स्थित वस्तु है वो गति कर सकती है, गतिमान वस्तु विराम में आ सकती है या उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है, या बल क्या कर सकता है, गति वाली जो स्थिति है उसकी दिशा में बदलाव भी कर सकता है। इसके साथ में वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, वस्तु के आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। बल के जरिए वस्तु का आकार बदल सकता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके आकार में बदलाव आ सकता है, आकृति में बदलाव आ सकता है दोस्तों। तो बल के प्रभाव में ये घटनाएं हो सकती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं कि जैसे मैं पहली स्थिति लेकर चल रहा हूं, यहां पर ये हमारे पास में कोई वस्तु है और इसका जो प्रारंभिक वेग है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है वो 0 है और अंतिम वेग यहां पर मैं पुट करूंगा। यदि इसके ऊपर बल लगाएं, इसके ऊपर यदि आप इस तरीके से बल लगा रहे हैं, बल इधर की ओर लग रहा है, ये पहली स्थिति हम आप लोगों को समझा रहे हैं, और बल लगने के पश्चात भी उसका अंतिम वेग शून्य रहे। इसका मतलब समझना कि वस्तु विराम में है और बल लगने के पश्चात भी विराम में ही है। इसका मतलब बल लगने के पश्चात भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये इस दीवार के मैं धक्का लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो इसकी जो अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हालांकि मैं बल लगा रहा हूं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दीवार है वो मेरे धक्का लगाने से अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकती, अर्थात पहले स्थिर थी, बाद में भी उसका वेग शून्य ही है। तो यदि कोई विराम अवस्था में वस्तु है, विराम में है, विराम में वस्तु है और बल लगाने के पश्चात भी वो विराम में ही रहे, ऐसी एक स्थिति हो सकती है। दूसरी वाली स्थिति क्या है दोस्तों कि वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु कौन सी अवस्था में है? u बराबर 0 का मतलब है वस्तु विराम अवस्था में है और जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है तो यहां पर जो वस्तु है वो गति करना प्रारंभ कर देती है। इसका जो अंतिम वेग है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि वस्तु गति करना प्रारंभ कर सकती है। ये इसकी दूसरी वाली स्थिति है कि वस्तु विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आ सकती है दोस्तों। और क्या हो सकता है? तीसरी वाली स्थिति देखेंगे दोस्तों, ये आपके पास में वस्तु है और वस्तु है वो उसका प्रारंभिक वेग u है कि प्रारंभ में ये u वेग से गति कर रही है, इसका जो वेग है वो u है और जब इधर की दिशा में, इस दिशा में ये u वेग से गति कर रही है और हमने यहां पर बल भी उसी दिशा में ही लगाया है। देखिए दोस्तों, इसको समझ लेंगे, ज्यादा हम कुछ पुट नहीं कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, उसी दिशा में यदि बल लगाते हैं तो इसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा। पहले वेग u था, अब वेग v है और जो वेग v है वो बल की दिशा में ही है, लेकिन अब की बार u से ज्यादा है तो वेग में वृद्धि कर सकता है। बल क्या कर सकता है दोस्तों? वेग में वृद्धि कर सकता है, वेग में बढ़ोतरी कर सकता है। यदि बल इस तरीके से लगे, एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है दोस्तों कि यहां पर आपके पास वस्तु है, वेग इस दिशा में है, वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, अब की बार जो बल लग रहा है वो वेग की विपरीत दिशा में लगता है, तो जो वेग है अब की बार दोस्तों वो कम हो जाता है। v देखो यहां पर u से कम है तो ये वेग में कमी भी कर सकता है, वेग में कमी कर सकता है दोस्तों। एक बार इन चीजों को देख लेंगे कि जैसे हमने बल वेग की विपरीत दिशा में लगाया तो वेग है वो दोस्तों यहां पर कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, जो वस्तु की दिशा में, जो वस्तु है जिस दिशा में गति कर रही है, बल लगने के पश्चात उसकी दिशा लगातार बदल सकती है। जैसे वृत्ताकार पथ में कण की गति, इस पर कण है उसका वेग होता है इधर, उस पर बल लगता है केंद्र की ओर और केंद्र की ओर बल लगने से उसका जो दिशा है वो थोड़ी सी इधर मुड़ जाती है। प्रत्येक क्षण पर इस पर बल लगता है और तत्पश्चात जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में गति करते हैं। वृत्ताकार पथ में गति करने वाले पार्टिकल पर जो बल लगता है वो वेग की लंबवत दिशा में लगता है।
तो दोस्तों इस तरीके से भी बल काम कर सकता है। एक स्थिति में आप लोगों को और समझाता हूं, जैसे प्रक्षेप्य गति के दौरान इस तरीके से पार्टिकल गति करता है और उस पर बल सदैव नीचे की ओर ही काम करता है, उसका जो पथ है वो इस तरीके से हो जाता है। पहले वेग में वृद्धि हो रही है, पहले वेग में कमी हो रही है, फिर जैसे जैसे ये नीचे वापस लौटता है तो इसके वेग में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर हमने दोस्तों कुछ स्थितियां बताई जिसमें बल है वो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। पहली स्थिति में अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, अन्य सभी स्थितियों के अंदर अवस्था में परिवर्तन करता है। तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उस कारक को हम बल कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बल है उसको किस तरीके से मापते हैं, उसका मात्रक क्या है दोस्तों। बल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। यहां पर बल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा त्वरण की दिशा में होती है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, बल का मैं एक आपको सूत्र बता रहा हूं। बल का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हमारे पास में गति के दूसरे नियम से फॉर्मूला आया था dp बाई dt। बल बराबर आ गया था dp बाई dt। यहां से हम जो संवेग है p उसको पुट कर सकते हैं m इंटू v, तो p वेक्टर बराबर आ गया m v वेक्टर। जब इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो f वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आ रहा है d बाई डी टी m इंटू वी वेक्टर। देखिए यदि m नियत रहता है, m नियत रहता है, m यदि नहीं बदलता है तो क्या हो जाएगा, f वेक्टर इक्वल टू m डी वी वेक्टर बाई डी टी। और ये जो है वेग में परिवर्तन, इसको हम त्वरण कह सकते हैं। f वेक्टर बराबर m a वेक्टर, इसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम बार बार यूज में लेते हैं, लेकिन ये केवल तभी सत्य है जब m नियत हो। m नियत हमने यहां पर लिया है तभी ये वाला फॉर्मूला निकला है। तो दोस्तों हमारे पास में बल का एक फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, पिंड का द्रव्यमान इंटू पिंड का एक्सेलरेशन, त्वरण। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे पास में मैं यहां पर बल का फॉर्मूला यहां पर हमने पुट कर दिया, बल की विमा। बल की विमा वही होगी जो m इंटू ए की विमा होती है। तो m यहां पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान की जो विमा होगी वो m1, और a यहां पर एक्सेलरेशन है जिसकी विमा L1 t-2। तो जो f की विमा है दोस्तों हमारे पास में क्या निकल कर आ रही है वो समझेंगे आप। यहां पर m1 L1 t-2, ये बार बार यूज में आती रहेगी, इसको आप अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लेंगे, बहुत बार यूज में आएगी। तो बल की जो विमा है m1 L1 t-2 होती है। अब हम बात करेंगे बल का मात्रक। बल का जो स्टैंडर्ड मात्रक है, बल के मात्रकों को दोस्तों मैं यहां पर दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। पहला जो भाग है वो है निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा जो इसका भाग है वो है गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक किसे कहेंगे, गुरुत्वीय मात्रक किसे कहा जाएगा, दोनों हम यहां पर परिभाषित करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो निरपेक्ष मात्रक दो प्रकार के होंगे, और जो पहला निरपेक्ष मात्रक होता है उस बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन होता है, ये एसआई पद्धति में होता है। दूसरा इसका जो भाग है दोस्तों वो होता है डाइन, ये भी एक निरपेक्ष मात्रक है और ये सीजीएस पद्धति में होता है। गुरुत्वीय मात्रक भी दोस्तों हम इसी तरीके से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है किलोग्राम भार, किलोग्राम भार, और दूसरा जो गुरुत्वीय मात्रक है वो है ग्राम भार।
ये चारों मात्रकों को हम यहां पर समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे न्यूटन। देखिए दोस्तों, न्यूटन है वो एमकेएस या एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। ये किसके तुल्य होता है वो आप यहां पर अब देखेंगे कि जो 1 न्यूटन होता है दोस्तों, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया है कि आपके पास में जो बल का फॉर्मूला है F बराबर m इंटू ए, इसमें m का मान यदि 1 किलोग्राम हो, a का मान यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो F का मान आ जाएगा आपके पास में 1 न्यूटन। तो मैं यहां से ही इसको परिभाषित कर रहा हूं दोस्तों 1 न्यूटन को, कि यदि कोई 1 किलोग्राम वाली वस्तु है और उसको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया जाए तो लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या है 1 न्यूटन, कि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने के लिए आवश्यक बल या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए लगने वाला जो बल होता है वो 1 न्यूटन होगा। 1 न्यूटन होगा। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यह है 1 न्यूटन की डेफिनेशन, कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान है वस्तु का और उसको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे रहे हैं, तब उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो 1 न्यूटन होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एक डाइन ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, जो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुल्य होता है। इसका मतलब यह हो गया, किसी 1 ग्राम वाली वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने के लिए देने वाला बल या जो आवश्यक बल होता है वो हमारे पास में होता है 1 डाइन। तो देखिए दोस्तों, ये किसके तुल्य होगा, कि किसी 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने के लिए आवश्यक जो बल है वो 1 डाइन होगा। 1 डाइन होगा। मैं आप लोगों को एक रिलेशन बता देता हूं कि 1 न्यूटन तथा एक जो डाइन है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 1 जो न्यूटन होता है दोस्तों वो होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम, और मीटर को लिख सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और बट्टे में सेकंड स्क्वायर चल ही रहा है तो ग्राम सेंटीमीटर इस बट्टे में सेकंड स्क्वायर है, इसको हम डाइन लिख देंगे, और ये 10 की घात 3 और 2 5 आ जाएगी, तो 10 की घात 5 डाइन होता है। तो 1 जो न्यूटन होता है दोस्तों वो 10 की घात 5 डाइन के इक्वल होगा। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम गुरुत्वीय मात्रकों की ओर चलते हैं दोस्तों। किलोग्राम भार, जो कि एमकेएस पद्धति में होता है। एमकेएस पद्धति में जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वो होता है बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। तो देखिए दोस्तों, 1 किलोग्राम भार क्या है, कि 1 किलोग्राम की यदि वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण प्रदान कर दें, कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान कर दिया जाए, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल 1 किलोग्राम भार होता है।
देखिए दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहां पर बता रहा हूं। 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार का मतलब है 1 किलोग्राम भार का मतलब है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 1 किलोग्राम भार होता है वो 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम कैसे पुट कर सकते हैं दोस्तों, समझेंगे यहां से कि किसी 1 किलोग्राम भार वाली, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने वाला बल 1 किलोग्राम भार होगा, 1 किलोग्राम भार होगा दोस्तों। इसके बाद में एक डेफिनेशन और बच गई है आप लोगों के पास में, ये हमारे पास में है ग्राम भार। ग्राम भार का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी समझ लेंगे। ग्राम भार का मतलब है आपके पास में कि एक जो किलोग्राम, 1 ग्राम वाली वस्तु को आप 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान कर दे, अर्थात गुरुत्व त्वरण के बराबर यदि उसको त्वरण प्रदान कर दिया जाता है तो इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। 1 किलोग्राम भार होता है वो 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम 9.8 न्यूटन कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम भार होता है वो न्यूटन में 9.8 न्यूटन के तुल्य होगा। 1 ग्राम भार है वो 1 ग्राम 980 सेंटीमीटर, यदि आप 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान कर रहे हैं तो 980 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास में 980 डाइन के बराबर आ गया है दोस्तों। इसका मतलब समझना आपको कि 1 ग्राम वाली वस्तु को 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने वाला बल 1 ग्राम भार होगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करने वाला बल, त्वरण देने वाला जो बल है वो 1 ग्राम भार होगा। त्वरण देने वाला बल 1 ग्राम भार के बराबर होगा, और 1 ग्राम भार है वो 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो डाइन के तुल्य होता है दोस्तों, तो 980 डाइन के इक्वल होता है। तो ये थे बल की विमात का मात्रक, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हमें बल के कुछ प्रकार यहां पर देखेंगे दोस्तों। अब हम यहां पर बलों के कुछ प्रकार देखेंगे। प्रकृति में देखिए दोस्तों, मूल जो बल हैं, फंडामेंटल जो फोर्स होते हैं वो 4 होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों पर हम एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, कक्षा 11 के लिए ही वीडियो था। ये जो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल होते हैं वो 4 बल होते हैं दोस्तों। प्रकृति में मूल 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कौन कौन से बल हैं वो आप यहां पर देखेंगे। वो जो पहला बल है वो है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, सबसे कमजोर बल है। दूसरा जो मूल बल है दोस्तों वो है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सबसे कमजोर बल होता है।
तीसरा जो बल है दोस्तों वो है हमारे पास में विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, और एक बल और होता है दोस्तों परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल दोस्तों प्रकृति में मूल रूप से ये 4 ही बल पाए जाते हैं। अन्य सभी बल इन बलों से ही मिलकर बने होते हैं। उनके ओरिजिन में कहीं ना कहीं ये बल ही मौजूद होते हैं। हमारे को दूसरे बलों के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, बट उनका जो ओरिजिन होता है, मूल जो स्रोत होता है, मूल जो कारण होता है, वो इन्हीं बलों से ही वो बल बनते हैं, निर्मित होते हैं। प्रकृति के अंदर ये जो बल होते हैं इनकी प्रास 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक की इनकी प्रास होती है। ये जो बल है इसकी प्रास बहुत कम से बहुत अधिक तक होती है दुर्बल नाभिकीय बलों की, और जो प्रबल नाभिकीय बलों की प्रास है वो बहुत ही कम होती है, जबकि इनकी प्रास अत्यधिक होती है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल, और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है दोस्तों। तो ये इन बलों के अपने फॉर्मूले भी हैं। हम आपको यहां पर केवल बेसिक जानकारी बता रहे हैं कि बल 4 प्रकार के होते हैं। मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, फिर है हमारे पास में विद्युत चुंबकीय बल, और अंत में है प्रबल नाभिकीय बल। इन बलों का यदि हम अनुपात देखें दोस्तों तो वो होता है 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। तो गुरुत्वीय बल की तुलना में नाभिकीय जो प्रबल नाभिकीय बल है वो 10⁻38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इन बलों की जो प्रास है, सबकी प्रास भिन्न भिन्न है। ये -15 मीटर से अनंत तक लगता है। ये इनकी प्रास 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर तक ही होती है। मतलब इस यदि इतनी दूरी होती है तो ये काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इनकी भी प्रास 10⁻15 मीटर से अनंत तक होती है दोस्तों, और इनकी प्रास भी बहुत कम होती है, 10⁻14 से 10⁻15 मीटर। और ये जो बल है वो सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। अन्य सभी बल, ये प्रबल जो नाभिकीय बल है वो भी दोस्तों आकर्षण प्रकृति का ही होता है, लेकिन बहुत कम दूरी होने पर भी ये भी प्रतिकर्षण प्रकृति दर्शा सकता है। और ये जो बल हैं दुर्बल नाभिकीय बल, ये भी आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल है वो सिर्फ मतलब दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण प्रकृति भी हो सकती है, प्रतिकर्षण प्रकृति भी हो सकती है। ये जो बल है वो सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होगा, द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है। ये नाभिक में पाए जाने वाले जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं के दौरान अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है जिनके मध्य लगता है। ये आवेशों के मध्य लगता है, स्थिर आवेश या गतिशील आवेशों के मध्य ये बल काम करता है। इसको हम विद्युत चुंबकीय बल कह रहे हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इसकी प्रकृति होती है। ये बल यदि दूरी बहुत ज्यादा कम हो जाए तब जाकर ये प्रतिकर्षण प्रकृति में बदलता है, अन्यथा इसकी भी प्रकृति आकर्षण प्रकृति ही होती है। प्रास इनकी बहुत कम होती है। और नाभिक में पाए जाने वाले जो मूल कण होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, उनके मध्य ये बल काम करता है दोस्तों। ये हमने मूल बलों के मध्य क्या अनुपात होता है आप लोगों को बताया है। आप लोगों को यहां तक ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम कुछ अन्य बलों का प्रकार देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहां पर केंद्रीय बल और संरक्षी बल। केंद्रीय बल क्या होते हैं दोस्तों, और संरक्षी बल किसे कहा जाता है, दोनों यहां पर हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, तो देखिए दोस्तों जो केंद्रीय बल होते हैं वो ऐसे बल होते हैं जो इनका जो केंद्र है वो किसी एक बिंदु के रेस्पेक्ट, बल की जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक बिंदु की ओर होती है, तो उन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो वे बल जिनकी क्रिया रेखा का मतलब हो गया कि इनकी दिशा, जिनकी क्रिया रेखा
किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हो, किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हो, किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हो, केंद्रीय बल कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं दोस्तों। ये जो केंद्रीय बल होते हैं वो हमारे पास में जो केंद्रीय बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि जो केंद्रीय बल है वो समानुपाती होंगे 1/r² के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं दोस्तों। इनका जो मान है वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और ये किसी एक बिंदु के रेस्पेक्ट कार्य करते हैं। जैसे मैं बात करूं गुरुत्वीय बल कि ये हमारे पास में सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये एक इन दोनों के सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला जो बल है वो किसी एक बिंदु के रेस्पेक्ट काम करता है। इसी प्रकार से यदि आवेशों के बीच में जो गुरुत्वीय बल होता है वो इस तरीके से होता है m1 m2 बट्टे में r²। इसके अलावा आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, यदि ये कोई आवेश है Q1 तथा Q2 तो यहां पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है Q1 Q2 बट्टे में r², ये भी हमारे पास में जो बल है वो केंद्रीय बल होता है दोस्तों। इसकी वैल्यू भी दूरी पर निर्भर करती है, इसकी वैल्यू भी स्थिति पर निर्भर करती है। तो स्थिति पर केंद्रीय बलों का मान डिपेंड करता है। इन बलों की जो क्रिया रेखा होती है वो किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, इसलिए इन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्रीय बलों के यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो गुरुत्वीय बल होते हैं, जो विद्युत बल होते हैं, चुंबकीय बल होते हैं, वो सब केंद्रीय बलों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल और असंरक्षी बल, जो बल संरक्षी बल नहीं होते तो उन बलों को हम असंरक्षी बल कह देंगे। यदि संरक्षी बल की जो डेफिनेशन आ गई तो यदि संरक्षी बल की डेफिनेशन में जो नहीं आ रहे हैं वो बाकी के असंरक्षी बल ही होते हैं। हम संरक्षी बलों को कि देखिए वे बल जिनके प्रभाव में किया गया कार्य, वे बल, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे कि वे बल जिनके प्रभाव में किया गया, देखिए वे बल जिनके प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में, मैं यहां पर एक पूर्ण चक्कर और लिखूंगा दोस्तों कि वे बल जिनके प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कि एक पूरे चक्कर में यदि किया गया कार्य शून्य है, किया गया कार्य यदि शून्य है तो उन बलों को हम संरक्षी बल कहेंगे। किया गया कार्य शून्य है तो उन बलों को हम संरक्षी बल कहेंगे दोस्तों। या लगाकर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि देखिए कि यहां से एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य या तो शून्य हो या एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे, पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर निर्भर नहीं करें तो उस कार्य को भी हम, मतलब उस बल को भी हम संरक्षी बल कहेंगे। देखिए दोस्तों दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वे बल जिनके प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर नहीं करे, पथ पर निर्भर नहीं करें तो उस बल को हम संरक्षी बल कहेंगे। या हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वे बल जिनके प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में यदि परिवर्तन होता है तो परिवर्तन यदि शून्य होता है, शून्य हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है दोस्तों।
देखिए मैंने यहां पर 3 डेफिनेशन पुट की है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A से B तक हम किसी पिंड को लेकर जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य बिंदु A से B तक वो है W फर्स्ट। यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो है W सेकेंड। तो यदि W फर्स्ट प्लस W सेकेंड किया गया कार्य यदि शून्य है तो जो बल लग रहा है वो है संरक्षी बल। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। और दूसरा कार्य क्या है कि यदि आप जैसे मान लीजिए दूसरी जो डेफिनेशन है वो समझेंगे दोस्तों, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, आपके पास में ये वाला जो यहां से ले जाएंगे तो ये किया गया कार्य है W फर्स्ट, ये W सेकेंड, और ये जो किया गया कार्य है दोस्तों वो है W थर्ड। यदि W फर्स्ट, W सेकेंड और W थर्ड तीनों बराबर हैं, इसका मतलब हो गया कि आप चाहे किसी से A बिंदु से B बिंदु तक पिंड को लेकर जा रहे हैं, कहीं से भी ले जाओ, कार्य यदि बराबर रहता है तो जो बल लगता है वो होता है संरक्षी बल। अर्थात जो कार्य है वो पथ पर डिपेंड नहीं करा, इससे ले जाओ चाहे इससे ले जाओ चाहे किसी और से ले जाओ। यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है और यदि बल का मान पथ पर डिपेंड नहीं करता तो जो लगने वाला बल होता है वो संरक्षी बल होता है दोस्तों। तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि आप यहां से पिंड को यहां ले जाएं और यहां से वापस प्रारंभिक बिंदु पर ले आएं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को मैं डेल्टा के से कह दूं, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है तो उस बल को हम संरक्षी बल कहेंगे दोस्तों। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, हम आगे के जो वीडियोज हैं उसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय भी देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो संरक्षी बल है तो केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, जो केंद्रीय बल होते हैं वो सारे के सारे संरक्षी बल होते हैं दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि जो गुरुत्वीय बल होता है, चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल होता है, ये सारे के सारे जो बल हैं वो संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ जो बल होता है दोस्तों वो भी संरक्षी बल की श्रेणी में आता है। अब देखिए दोस्तों असंरक्षी बल कौन से होंगे। असंरक्षी बल हम किसे कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर जो डेफिनेशन है ठीक उसकी अपोजिट डेफिनेशन असंरक्षी बलों की होगी कि असंरक्षी बलों की डेफिनेशन में कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य यदि शून्य नहीं हो और यदि कार्य का मान पथ पर निर्भर करता हो, यदि एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं हो तो उस बल को हम असंरक्षी बल कहेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। और जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, प्रतिरोधी बल है, वो सारे के सारे असंरक्षी बल होते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे पास में संरक्षी बल और असंरक्षी बल। अब मैं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि यदि हम बल को घटकों में व्यक्त करें तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। यहां पर दोस्तों मैं यहां पर अब आप लोगों को बल को घटकों के रूप में किस तरीके से पुट करते हैं वो बता रहा हूं। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बल का, यदि द्रव्यमान नियत है, यदि द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान कांस्टेंट है तो बल बराबर होता है दोस्तों F बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए, और इनको सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो इनके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों जो बल है उसको हम यदि घटकों के रूप में व्यक्त करें तो बल F वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है F अक्ष आई केप, इसका मतलब है F अक्ष इसकी वैल्यू होती है आई केप डायरेक्शन में, और F वाई जे केप इट मीन्स जे केफ डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस की ओर बल का मान होता है एफ वाई, इसका घटक है, और ये है एफ जेड के केफ। इसको समझना दोस्तों, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश बल के घटक है। मतलब बल का इन अक्षों के अनुदिश जो मान है उसको ही हम घटक कह रहे हैं।
और वो कौन सी डायरेक्शन में है उसके साथ में हमने यहां पर डायरेक्शन भी दिखाई है। पिंड का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसको भी हम इसी तरीके से पुट करें तो ए वेक्टर इक्वल टू ए अक्स आई केफ, फिर प्लस में आ जाएगा ए वाई जे केफ, फिर प्लस में ए जेड के केफ। यहां पर ए एक्स ए वाई और ए जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के अनुदिश त्वरण के घटक हैं दोस्तों। तो मैं यहां पर इन दोनों की एफ और ए की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि एफ एक्स आई केफ, फिर प्लस में एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के केफ बराबर में एम यहां पर पड़ा है ए एक्स की मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं दोस्तों, वो है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केफ। यदि यहां से हम आई केप जे केप और के केप के गुणांकों की तुलना करें दोनों ओर से के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों ओर से यदि हम आई केप जे केप और के केप के गुणांकों की यदि हम तुलना कर दें तो हमारे पास में इधर बल का जो अक्स घटक है एफ एक्स बराबर निकलेगा एम इंटू ए एक्स, वाई घटक बराबर आ जाएगा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई, और जेड घटक आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू एम इंटू ए जेड। तो ये हमारे पास में बल आ गए हैं दोस्तों घटकों के रूप में। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि यदि जो बल है उसको हम दिशा के रूप में यदि व्यक्त नहीं करें, दिशा को कोई मायने नहीं रखता है, तो यहां पर यदि बल ऋणात्मक है, देखिए दोस्तों समझेंगे, यदि बल ऋणात्मक है तो वो ये बताएगा कि आकर्षण बल लग रहा है। बल की वैल्यू यदि ऋणात्मक है, जैसे गुरुत्वीय बल को हम सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसमें एक नेगेटिव साइन आएगा दोस्तों, वो जो नेगेटिव साइन है वो हमारे को ये बताएगा कि जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का है। यदि बल ऋणात्मक है तो वो आकर्षण प्रकृति का होता है, तो वह आकर्षण प्रकृति का होगा दोस्तों, उसकी प्रकृति है वो आकर्षण प्रकृति की होगी। जैसे दो समान आकर्षण प्रकृति होगी, बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण प्रकृति होगी। जैसे समान आवेश है, धनात्मक आवेश है, दूसरा भी धनात्मक है, तो बल की जो वैल्यू है दोस्तों धनात्मक आएगी, और बल जब धनात्मक आएगा तो यहां पर उनकी जो प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच में जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, यदि बल का मान ऋणात्मक है तो आकर्षण बल बताएगा, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा और इसकी जो वैल्यू है वो ऋणात्मक होगी, तो वो आकर्षण प्रकृति को शो करेगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों समझेंगे कि यदि बल धनात्मक है, यदि बल कैसा है धनात्मक है, तो उसकी प्रकृति, तो बल की जो प्रकृति है बल तो उसकी प्रतिकर्षण प्रकृति होगी। बल की जो प्रकृति है दोस्तों कैसी होगी, प्रतिकर्षण टाइप का बल होगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने बल के बारे में विस्तृत चर्चा की है, बल की डेफिनेशन की चर्चा की है, इसके साथ में कुछ अन्य बातें भी हमने यहाँ पर देखी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बल के बारे में सारी चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। कुछ चीजें और भी है, बल की संतुलन की अवस्थाएं हैं, तनाव बल हैं, स्प्रिंग में लगने वाले बल हैं, उन स्थितियों को हम आगे के वीडियोज है उसमें हम स्पष्ट करेंगे। अभी आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।